हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक हम लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि भारतीय संविधान के संदर्भ में एक अच्छी समझ आपको देगा। साथ ही साथ आपको जानने का अवसर मिलेगा कि एक्चुअल में जो हमारी संसद है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या परिवर्तन कर सकती है, क्या क्या सुधार कर सकती है, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, क्या यह बहुत कठोर संविधान है या लचीला संविधान है, और अगर कठोर है तो किस हद तक कठोर है, और नम्यता है तो किस हद तक नम्यता है। ये तमाम सारे ऐसे पहलुओं पे आज आप लोग रूबरू होंगे, इससे जान पाएंगे कि कैसे क्या होता है संविधान में और भारत के संविधान को क्यों अंशतः लचीला अंशतः कठोर क्यों कहा जाता है इसको। देखिए, भारत का जो संविधान है ना तो ये ब्रिटेन के संविधान के जैसा लचीला है और ना ही अमेरिका, कनाडा के जैसे, फ्रांस के जैसे संविधानों जैसा कठोर संविधान है। दोनों एक तरह से कहिए दोनों का मिश्रण है इसमें। एक तरफ तो आपको कठोरता दिखाई देगी कुछ विषयों पर को लेकर के आपको, जिस पे आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आपको कठोरनेस दिखाई देगी, जहाँ पर अमेरिका, कनाडा जैसे कठोर कानून आपको दिखाई देंगे, देशों जैसा आपको दिखेगा भारत का संविधान। वहीं पर आप कुछ हद तक देखेंगे तो कुछ विषयों पर है जो बड़ी नम्यता के साथ में आसानी से साधारण बहुमत के साथ संसद कानून पारित कर ले जाएगी। तो इन सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 20 की, जिसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संसद करती है। तो हम लोग देखेंगे आज कि जो हमारी संसद है, यह संसद किन आर्टिकल्स के माध्यम से कैसे कार्य क्या करती है। तो आज हम लोग देख रहे हैं भाग 20 के बारे में और अनुच्छेद 368, ठीक है, 368। ये आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा हथियार है भारतीय संसद के पास, यानी भारतीय जो गवर्नमेंट होती है, बहुमत की सरकार होती है, चूँकि ये दोनों पार्लियामेंट में कहिए या कहिए कि जो संविधान निर्मात्री सभा है यानी लोकसभा, उसमें बहुमत वाली जो सरकार होती है, वह अगर कोई फेरबदल करना चाहती है, किसी कानून में कोई सुधार लाना चाहती है, तो वो बेसिकली जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो बहुमत में सरकार जिसकी होती है, वो 368 के माध्यम से संविधान में परिवर्तन करके, सुधार करके, संशोधन करके वो संविधान को लागू करता है, बनाता है, संविधान में परिवर्तन करता है। तो ये 368 किस रूप में कार्य करता है और कितने तरह की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत आप देखेंगे कि इनका प्रयोग कौन सी संसद कर पाती है। तो जैसे आप जान लीजिए कि प्रत्येक राज्य जो हमारे, जैसे भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हर स्टेट में उसकी अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ की एक सभा है जिसे हम लोग विधानसभाएं कहते हैं या कहिए विधानमंडल कहते हैं। प्रत्येक राज्य का एक अपना विधानमंडल है और साथ ही साथ एक केंद्र का एक विधानमंडल है। केंद्र के विधानमंडल को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं और राज्यों के विधानमंडल को हम लोग वहाँ के विधानसभा, विधान परिषद के नाम से जानते हैं। तो एक बात आप बहुत भली बात ही समझ लें कि ये जो संविधान संशोधन है, यानी भाग 20 में जो बात वर्णित की गई है और बताया गया है एक आर्टिकल के बारे में, 368 के बारे में, 368 का प्रयोग ये करने वाली जो एक शक्ति है वह केवल संघीय कार्यपालिका हमारी है, यानी कि भारतीय संसद हमारी, यानी लोकसभा, राज्यसभा ही किसी भी तरह का संविधान में संशोधन कर सकती है। किसी राज्य के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, उनको केवल वही शक्ति प्राप्त है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें वो कुछ सुधार कर सकता है, उसके संदर्भ में कानून बना सकता है, ना कि संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है, ये बात बहुत भली बात ही समझ लीजिए कि किसी विधानमंडल को 368 के प्रयोग करने की शक्ति नहीं प्राप्त है, सिर्फ हमारे केंद्रीय संसद को प्राप्त है। क्लियर? तो कुल मिला के बात स्पष्ट हो गई कि हमारी जो संसद है वह संसद ही केवल 368 का प्रयोग करती है और बाकी कोई और इस तरह की परिवर्तन नहीं कर सकता है, कोई भी विधानमंडल। तो
संसद हमारी संसद कहाँ तक परिवर्तन कर सकती है? तो हमारी संसद संविधान में उस हद तक परिवर्तन कर सकती है, इवन प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है हमारी संसद 368 का प्रयोग करते हुए, या संविधान में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन वो कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूल ढांचा जो है वह परिवर्तित ना हो। संविधान का मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो थिंकिंग, जो अप्रोचेस के साथ में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था, उसका विषय नहीं बदलना चाहिए, उसका ढांचा नहीं बदलना चाहिए, उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। जो मूल ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, तो वहाँ पर जो मूल ढांचा शब्द यूज किया गया भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारतीय एक तरह से कहिए उच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया, उसका यही सार है कि केवल और केवल परिवर्तन वहाँ तक हो सकता है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। तो सवाल ये है कि संसद किस हद तक परिवर्तन कर पाती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवर्तन करती है। तो एक बात आप जान लीजिए, संविधान में जो परिवर्तन होगा ये तो आपकी केंद्रीय संसद ही करेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में होगा। और कोई भी संविधान संशोधन होगा तो एक बात बहुत भली बात ही समझ लीजिए कि यह इंडिविजुअल दोनों सदनों से पास होना मस्ट है। यानी ऐसा नहीं कि कोई राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा में अटक गया, नहीं पास हुआ तो इसका मतलब वो कानून नहीं बन पाएगा। जब भी कोई कानून बनेगा, कोई भी संविधान संशोधन होगा तो दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर पारित होगा वो। अब उस किस बहुमत से पारित होगा, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए, यानी कि हमारा जो 395 अनुच्छेद हमारे हैं, या कहिए 22 हमारे जो भाग हैं, या हम कहें कि जो हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में जो हमें यदि परिवर्तन करना हो तो हम परिवर्तन की जो विधा है, संसद को जो विधा दी गई है, जो पावर दी गई, वो 3 तरीके की पावर है। एक तो संसद के सदस्यों के बहुमत के आधार पर, जैसे कह सकते हैं हम लोग साधारण बहुमत के आधार पर, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है आपका साधारण बहुमत के आधार पर संविधान, या साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। ठीक है, और तीसरा आपका है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन से सहमति। यानी कि कहने का मतलब है विशेष बहुमत और प्लस जितने भी हमारे स्टेट हैं, तो आज वर्तमान समय में हमारे पास 28 स्टेटों की संख्या हो गई है, तो आधे से एक अधिक, यानी कि उसमें कोई भी कानून बन रहा है। कौन से कानून बनेंगे अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस जगह पर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो आधे से अधिक राज्य जो होंगे इनका अनुसमर्थन होना चाहिए। कहने का मतलब ये विरोध में पूरी तरह से नहीं होने चाहिए, इनकी स्वीकृति होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट में जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी होनी चाहिए। तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति मीन्स 14 दूनी 28, यानी लगभग 15 स्टेट, 15 राज्य सहमत हों और विशेष बहुमत के साथ सदन में पारित हो। तो आप लोग समझे होंगे कि 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, अनुसमर्थन कह सकते हैं इसको। शब्द आप देखेंगे किताबों में तो आपको अनुसमर्थन मिलेगा। तो आधे से अधिक राज्यों की इसका मतलब होता है सहमति। अब आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब यहाँ पे हो गया, कोई भी राज्य सहमत तभी होगा कि जब उस राज्य की सरकार सहमत होगी। और राज्य जब सरकार सहमत होगी, यानी कि वहाँ की जो विधान, एक तरह से कहिए विधान निर्मात्री सभा है, यानी कि कहिए विधानमंडल जो है, विधानमंडल की सहमति भी होगी उसमें। समझ रहे हैं आपको? तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी सहमति, आप इसको अगर शब्द यूज करना चाहें तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति।
भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब परिवर्तन क्या होता है, ये 3 तरह के जो परिवर्तन हैं इनका कैसे कैसे क्या स्वरूप है, इन पे हम लोग चर्चा करते हैं एक एक पे। साधारण बहुमत का क्या मतलब है? ये संविधान के वे भाग, वे हिस्से जिनमें साधारणतः सामान्यतः आसानी से परिवर्तन किया जा सके, यानी कि जो बहुमत की सरकार है वह सरलता से उसमें परिवर्तन कर सके, इसे साधारण बहुमत कह सकते हैं। अब सरलता क्या होती है उस पर भी चर्चा करते हैं। दूसरा है कि थोड़ी कठिनाई के साथ विशेष बहुमत, यानी कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है, यानी 2/3 मेंबर्स की सहमति आवश्यक है। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया कि 2/3 सदस्यों की सहमति और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जैसे मान लो अगर हम बात करें लोकसभा में कोई संविधान संशोधन करना है संसद को, लोकसभा में कोई कानून आता है कि मतलब कानून बनाने का प्रयास किया जाता है कि इस तरह का संविधान संशोधन करना है, तो वो संविधान संशोधन कैसे कर पाएंगे? साधारण बहुमत वाले। साधारण बहुमत वाले संविधान संशोधन के लिए सरकार को विधेयक लाना पड़ेगा संसद में, और संसद में जब विधेयक लाएगी सरकार, कोई कानून लाएगी, तो उसे जब उसको पास करवाना होगा, जो साधारण बहुमत वाले कानून की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं, सदन में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके उन सदस्यों का जो बहुमत होगा, उन सदस्यों का जो बहुमत होगा, मतलब मीन्स आप मान लीजिए हमारे पार्लियामेंट में 552 के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में, लेकिन वर्तमान समय में 543 ही हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को भी ऐड कर लेंगे तो 545 सदस्य हो जाते हैं। तो इतने सदस्य हैं, और अगर मान लो कोई विधेयक कानून लाना है तो डेफिनेटली सारे मेंबर सदन में होते नहीं हैं। अगर सदन की बैठक में लगभग करीब में आप 400 मेंबर हैं, ठीक है, 400 मेंबर हैं, तो 400 मेंबर्स के मध्य में या 300 कुछ भी मेंबर हों, कोई सदन जब विधेयक आएगा और विधेयक सदन में जब पास कराना होगा बच्चों, तो उसमें आधे से एक अधिक, यानी कि आधे से एक अधिक का मतलब होने चाहिए सदस्य, तब वो साधारण बहुमत से कानून पारित होगा। अब आधे से एक अधिक का मतलब ये हो गया कि जो पूरे सदन के मेंबर्स हैं 545 का आप हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद लगभग 273 के नियर अबाउट आपका बनेगा कुछ, ठीक है, ये बनेगा। तो आपको साधारण बहुमत वाला जो कानून होता है उसमें किसी भी कंडीशन में अगर 273-72 सदस्य होते हैं तो 273 सदस्यों की, यानी कि सदन का जो बहुमत होता है, बहुमत कब कहते हैं किसी सदन का? सदन का बहुमत तभी होता है जब टोटल सदस्यों के आधे सदस्य से एक ज़्यादा हो, तो बहुमत कहलाता है। जैसे कभी भी आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट बनती है, यानी सरकारें जब गठित होती हैं, तो वह सदन का जो भी सदन के मेंबर्स की जो संख्या होती है उससे कम से कम एक अधिक होती है, तभी वो सरकार बना पाती है, ठीक है। तो इस विधेयक के लिए भी आपको साधारण बहुमत का जो विधेयक होता है उसमें आधे से एक सदन के सदस्यों की सहमति जरूरी है। जैसे मान लो कोई पार्लियामेंट में, मैं बता रहा था अभी 400 शब्द, पहले इसको आसानी से ऐसे समझे। मान लो पार्लियामेंट में उस दिन जिस दिन ये विधेयक आ रहा है और पास किया जा रहा है, उस दिन संयोग से 300 मेंबर हैं। 300 मेंबर्स में से उसमें से 200 मेंबर्स ने सहमति दे दी कि कानून पास होना चाहिए। तो ये 200 मेंबर जो हैं टोटल पार्लियामेंट के मेंबर्स की संख्या से कि आधा अगर किया जाए तो उससे कम है, क्योंकि अगर हम आधा करते हैं, जैसे अगर मान लो हम 543 ले लेते हैं, या 500, सीधा सीधा आपको समझने के लिए मैं सीधे राउंड फिगर में बना रहा हूँ, 540 का अगर आप आधा करेंगे तो 250 + 2 आधा करेंगे 20, यानी 270 हुआ। और अगर आप उन 5 मेंबर्स को भी बांट लेंगे या केवल जो नियुक्त नहीं है उनको हटा देते हैं, 543 या 545 ही आप मानिए, 545 में से अगर आप देखेंगे तो 3 मेंबर और इसमें जुड़ जाएंगे तो 273 मेंबर होंगे। ये तो बहुमत हुआ। 273 मेंबर अगर हो गए किसी चीज़ में तब बहुमत की सरकार बन गई, यानी बहुमत तब हुआ। और इससे एक अधिक सदस्य होना चाहिए। वैसे अगर देखेंगे तो 500 अक्सर आप देखेंगे तो 72 ही लोग देते हैं, एक और ले लेंगे तो इसमें तो 73 हो, यानी 273 मेंबर किसी भी कंडीशन में साधारण बहुमत की जो कोई विधेयक पारित हो रहा है तो 273 मेंबर से एक मेंबर अधिक होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं? कोई साधारण कानून, अगर साधारण विधि के द्वारा हमें कोई अगर कानून पास करना है तो सदन के आधे से अधिक, एक अधिक सदस्य की सहमति होनी ज़रूरी है।
इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा नहीं है कि 300 में जिस दिन ऐसा हो जाता तो पता चलता कि सदन में जिस दिन 200 मेंबर होते और उसी दिन लोग लेकर के विधेयक आ जाते और उसी में से आधे से एक अधिक यानी 100 मेंबर भी 101 मेंबर भी अगर सहमत हो जाते तब तो सरकार मतलब कानून पारित हो जाता। लेकिन कानून पारित होने के लिए यानी कि किसी भी कंडीशन में 50% + 1 सदस्य का होना, सहमत होना उस साधारण संविधान संशोधन जो है उसमें भी आधे से अधिक सदस्य का होना मस्ट है। यानी कि अभी मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा 400 मेंबर अगर है तो 400 मेंबर में अगर कोई विधेयक आता है और साधारण बहुमत से उसे पास कराना है तो एटलीस्ट कम से कम 273 मेंबर उसमें सहमत हों उसके लिए। तो 273 मेंबर 50% + 1 हो जाएंगे तो वो कानून पारित हो जाएगा साधारण विधेयक की तरह। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया साधारण विधि के द्वारा कानून का पारित होना। अब दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या है? विशेष बहुमत में क्या होता है कि सदन में जितने मेंबर उस दिन उपस्थित हैं उन मेंबर्स में से 2/3 मेंबर उस विधेयक के लिए सहमत हों। समझ रहे हैं ना? जिस दिन मान लो 400 मेंबर हैं तो उस दिन क्या 2/3 मेंबर क्या होने चाहिए? 2/3 मेंबर उस विधेयक के लिए सहमति होनी चाहिए। 2/3 मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट आप देखेंगे तो आपका 300 से प्लस की स्थिति में 300 के आसपास की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम मान लो 300 मेंबर मान लेते हैं तो 300 मेंबर्स में से आप 2/3 देखेंगे तो 200 हो जाएगा। अगर इसमें से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे संख्या आपकी मतलब 2/3 आप निकाल लेंगे। जैसे 400 का अगर आप 2/3 निकालते हैं तो 7 चौक 28 यानी 230 मेंबर से प्लस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 7 चौक 28 यानी कि 7 त्रिक 21 यानी 210 मेंबर हो जाएंगे। तो मतलब ये आपका ये 7 चौक 28 280 मेंबर होंगे आपके, तब आपका 2/3 बनेगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होंगे किसी का भी 2/3 अगर मेंबर बनते हैं उसमें 2/3 निकालने के लिए यही सीधे एवरेज है यानी कि 70 आप उसके एवरेज में रख लेंगे। 33 के अप्रॉक्स में आप बांटेंगे 100 को तो 33 दूनी 66 यानी लगभग करीब उसको 70 मान लीजिए आप। तो 70 आप लेंगे 7 चौक 28 यानी कि 400 मेंबर अगर सदन में उपस्थित हैं तो 280 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि विशेष बहुमत के लिए क्या जरूरी है कि सदन में जितने मेंबर उपस्थित हैं उस दिन 2/3 मेंबर उस विधेयक के लिए सहमति दे दें, यानी कि हम उसमें विरोध ना करें, 2/3 लोग सहमति दे दें। और ये 2/3 जो मेंबर हों किसी भी कंडीशन में सदन के कुल सदन के मेंबर्स की संख्या के 50% + 1 से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि 50% + 1 मतलब यानी 273 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 273 और प्लस टोटल जो सदन में उपस्थित हैं उनका 2/3 और ये 2/3 जो है कभी भी 273 से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये विशेष बहुमत हो गया। 2 कंडीशन आपको आई होप समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। टोटल सदन के मेंबर्स जो होते हैं उनका आधे से एक अधिक होगा तो साधारण बहुमत से कानून आप पारित करा लेंगे। विशेष बहुमत में क्या होता है? सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके 2/3 सदस्य आपके उस विधेयक के लिए सहमति देनी चाहिए उनकी। और ये 2/3 जो सदस्य हैं किसी भी कंडीशन में 273 से कम नहीं होने चाहिए अगर लोकसभा में विधेयक पास हो रहा है तो। समझ गए होंगे। अब तीसरा क्या है? तीसरे स्थिति में बच्चों ये आता है कि यही 2/3 वाला मतलब विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब फिर आपको वही बात कर रहा हूँ, पूरे सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 सहमति होनी चाहिए और ये 2/3 कभी भी मतलब 50% से कम नहीं होनी चाहिए, 50% + 1 से अधिक ही होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो बाकी के हमारे जितने भी स्टेट हैं इनमें से आधे से एक अधिक स्टेट मतलब आधे से अधिक मतलब कुछ भी एक भी अधिक हो गया तो बराबर हो गया, आधे से अधिक स्टेट की विधानसभाओं की एक तरह से विधानमंडलों की सहमति या राज्यों की सहमति हो तो ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन हो गया। तो 3 तरह की आप चीज़ें समझ गए होंगे। ये 3 तरह के बच्चों परिवर्तन होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लें कि ये 3 तरह के परिवर्तन में कौन किस परिवर्तन के दायरे में आता है। तो हम लोग इसमें आज 2 के बारे में बात करेंगे कि साधारण बहुमत के आधार पर सरकार किन किन चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है और विशेष बहुमत के आधार पर सरकार किन किन चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है। अब सवाल पैदा होता है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ें और भी बता दें आपको। होता क्या है कि जब सरकारें चुन करके आती हैं तो वो कहती हैं कि जनता के पास जब वोट मांगने जाती हैं तो वो ये कहती हैं, अपनी जनसभाओं में अपनी बात कहते हैं, अपने मैनिफेस्टो में वो कहते हैं, अपने जो उनका एक मैनिफेस्टो जारी होता है पर हर राजनीतिक पार्टी अपने एक तरह से घोषणा पत्र जिसे कहते हैं
मैनिफेस्टो, वो जारी जब करते हैं तो उसमें मैनिफेस्टो में यही होता है घोषणा पत्र में कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो कभी कभी वो लोग बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, उस मतलब एक तरह से कहीं घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, जो कि साधारण बहुमत से पारित होने वाली बात होती नहीं है। उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी होती है। तो इस नाते वो कहते हैं कि भाइयों मुझे इतना वोट दीजिएगा, इतने बहुमत के साथ दीजिएगा कि जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो हम परिवर्तन कर लें। आज अभी वो आप चीज़ें जानेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग, जब सरकारें हमारी 50% प्लस वन में ही बन सकती हैं, 50% प्लस वन में ही जब सरकारें बन सकती हैं, तो क्यों कहते हैं कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ। जैसे इस समय वर्तमान समय में हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र की जो हमारी सरकार है या हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। यानी कि ये जब चाहे जैसा चाहे यह तीनों तरह का संविधान संशोधन कर सकती है। एक तो साधारण बहुमत के आधार वाला संविधान संशोधन भी कर सकती है, विशेष बहुमत के आधार वाला भी संविधान संशोधन कर सकती है, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला भी संविधान संशोधन कर सकती है हमारी सरकार। अब सवाल ये, मैंने अभी आपको बताया कि क्यों कहते हैं, क्यों और क्या क्या विषय इनके मतलब दायरे में आते हैं। साधारण संविधान संशोधन के द्वारा किन किन विषयों पे हम सुधार कर सकते हैं, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, और विशेष बहुमत वाले के आधार पर हम किन किन विषयों पे परिवर्तन कर सकते हैं। ये जान करके आपको ये समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं सरकारें कि हमको परिवर्तन, पूर्ण बहुमत की सरकारें हमको दीजिए, जिससे कि हम परिवर्तन कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि सरकारें क्यों कहती हैं कि क्योंकि वो चाहती हैं कि हम इतनी मेजॉरिटी में हों, इतनी शक्ति में हों कि हम बड़े बड़े परिवर्तन भी कर सकते हैं। मान लो एक मिनट के लिए, जैसे इस समय आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है या राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है, सबसे ज़्यादा है। भारत में कोई इतना मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिसमें जिसके पास मतलब इतना ज़्यादा जैसे लोकसभा के लिए आप देखते हैं 80 सांसद लगभग करीब में हमारे हैं, 80 सांसद हैं जो कि लोकसभा में चुन करके जाते हैं। 31 मेंबर हैं जो राज्यसभा से हमारे यहाँ चुन करके जाते हैं। अगर मान लो कोई सरकार आती है और इस एजेंडे के साथ आती है कि हम जब आएंगे, बहुमत हम आएंगे सरकार में जब हम आएंगे, तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जहाँ पर राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है, या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगभग करीब में प्रतिनिधित्व न के बराबर है, बहुत कम है, एक एक दो दो मेंबर हैं, कहीं कहीं तो हैं ही नहीं मेंबर, तो उस आधार पे आए कि अगर हम आते हैं सरकार में तो हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आपका बढ़ा देंगे, इस आधार पे आते हैं। तो राज्यसभा में आप प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, इसमें छेड़खानी करने के लिए बच्चों साधारण बहुमत की सरकार कभी कर ही नहीं पाएगी। इसके लिए हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार का होना अति आवश्यक है, पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार का होना जरूरी है। तो वो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। इस नाते वो कहते हैं कि हम मेजॉरिटी, वो जो शिक्षित लोग होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षित लोग हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो प्रॉमिस इनका पूरा ही नहीं हो सकता है जो साधारण मतलब बहुमत की सरकार इनकी है। सामान्य बहुमत के आधार पर ये सरकार बना पाएँ, पूर्ण बहुमत की सरकार में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि साधारण बहुमत के दायरे में क्या क्या परिवर्तन कर सकती है, मतलब हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद क्या क्या परिवर्तन कर सकती है। इसको देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, अगर कोई विषय है हमारा, संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश करना है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में अगर कोई परिवर्तन करना है तो आप साधारण बहुमत के आधार पर कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा संक्षेप में पहले बता दूं, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 239 का, साथ ही साथ अनुसूचियों में अगर बात करेंगे तो पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में परिवर्तन अगर करना है तो साधारण बहुमत के आधार पर ईजिली किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों ये जान लीजिए कि ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा परिवर्तन अगर नहीं है तो आप निश्चित तौर से जान लीजिए किसी भी तरह का आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे सरकार में आने के बाद। तो सरकार में आने के बाद आपका ये यहाँ तक का जो आपका आधार बन रहा है, ये साधारण बहुमत के आधार पर। अब क्या क्या इसमें आता है, मैं एक एक बिंदु पे चर्चा कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। संघ में नए राज्यों का प्रवेश अगर कराना है तो इसके लिए संसद के पूर्ण बहुमत की सरकार की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत की भी सरकार है, तो बहुत आसानी से इसको साधारण बहुमत के आधार पर आप करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे डीप पूछेगा बेटा, इससे
क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि साधारण बहुमत के दायरे में आने वाले कौन हैं। ठीक है, फिर नए राज्यों का अगर निर्माण करना हो, अगर संसद को वर्तमान राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन करना हो, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया है ना, बिहार से झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, तो ये सब अगर परिवर्तन करना है, किसी राज्य को बांटना है या उसका नाम परिवर्तित करना है, तो अगर आप उसका क्षेत्र बांटेंगे तो सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये संसद साधारण बहुमत के आधार पर कर देगी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे नागरिकता के संबंध में कोई संशोधन करना है, कोई परिवर्तन करना है नागरिकता को लेकर के, तो संसद को पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण बहुमत वाली सरकार भी है तो वे परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या विधान परिषदों का अगर सृजन करना है तो भी साधारण बहुमत से सरकार इसको आसानी से पास करा सकती है, पारित करा सकती है। इसके साथ साथ अनुसूचियों की बात करें, अनुसूची 2 में जो बात बताई गई है, यानी कि वेतन और भत्तों के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, महान्यायवादी हो गए, मतलब इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, इस तरह के जो लोग हैं, बड़े गणमान्य लोग हैं, खासतौर से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश वगैरह लोगों के, इनके वेतन के संदर्भ में कोई परिवर्तन फेरबदल करना है तो भी संसद हमारी साधारण बहुमत के आधार पर इसमें आसानी से परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा है एग्जाम में आपको कि मान लो अगर न्यायाधीशों के या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों के संदर्भ में कोई परिवर्तन करना है तो किस बहुमत के आधार पर सरकार मतलब संसद कर सकती है परिवर्तन, तो साधारण बहुमत के आधार पर कर लेगी। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। तो इतने जितने विषय मैंने बताया, उसके साथ साथ प्रथम अनुसूची, जिसके अंदर ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, प्रथम अनुसूची में आपको संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो वो चीज़ें आपकी इसके अंदर में, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र वाले जो हैं, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र आपके हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए उनके लिए, और जो पूर्वोत्तर भारत के स्पेशल राज्य हैं, कुछ राज्य हैं जिनको मैं बता चुका हूं, उन राज्यों के संदर्भ में कोई फेरबदल करना हो, और 8वीं तो भाषा के संदर्भ में है, यानी भाषा के संदर्भ में अगर कुछ फेरबदल करना है तो साधारण बहुमत के आधार पर सरकार कर ली होगी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आइए अब जानते हैं कि आगे के क्रम में विशेष बहुमत की किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। और विशेष बहुमत नहीं, आज हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 स्टेप में है ये, साधारण बहुमत से सरकार में, दूसरा है हमारा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति या आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो अनुसमर्थन वाला देखते हैं, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन के दायरे में क्या क्या आता है। तो एक देख लीजिए, यहाँ पर एक एक बिंदु है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, ठीक है, और उसी में से अगर आप देखेंगे भाग 5 के अंतर्गत, यानी जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, अध्याय 4 में संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में कोई परिवर्तन करना है, भाग 6 में जो राज्यों के संदर्भ में है उसमें अध्याय 5 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर कोई फेरबदल करना है, परिवर्तन करना है, भाग 11 के अंतर्गत जो आपका संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध जिसके बारे में बताया गया उसमें अगर कोई फेरबदल परिवर्तन करना है, और 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची यानी जिसमें बताया गया है कि आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों में अगर कोई फेरबदल करना है, ठीक है, तो इसे विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अनुसूची 4 में जो मैंने अभी बताया आपको, संसद के में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, उसके लिए भी अगर परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको मतलब संसद को क्या करना होगा कि इसको विशेष बहुमत के साथ उसको पारित भी कराना होगा, और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक होगी। देखिए क्या क्या है, अगर निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कोई फेरबदल करना है, मैं एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा कि अगर निर्वाचन आयोग में कोई फेरबदल करना है, उसके संदर्भ में कुछ आपको परिवर्तन करना है संसद को, तो उसके लिए संसद को विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति अति आवश्यक है। साथ ही साथ निर्वाचन की रीति में, यानी कि निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वह भी, उसके लिए भी आपको आधे से अधिक
राज्यों की सहमति के साथ साथ विशेष बहुमत की जरूरत होगी। बार बार आप लोग समझ चुके होंगे विशेष बहुमत मतलब आधे से मतलब जो है एक अधिक हो और वो पूरे सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पारित हो, तो वो विशेष बहुमत कहलाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई फेरबदल करना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए भी आपको यही विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ राज्यों की कार्यपालिका जो शक्ति है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, उसमें कुछ परिवर्तन अगर यदि करना चाहती है संसद तो भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसके लिए अब ये राज्यों के लिए करेगी तो कोई पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए नहीं, कोई विधान बनाना चाहती है जो सभी की राज्यों के विधानमंडलों पर लागू हो, तो उसके लिए संसद तो कानून बनाएगी विशेष बहुमत के साथ, लेकिन उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी उसको ज़रूरी होगी। इसी नाते जब सरकारें चुनाव में जीत करके आती हैं बच्चों, तो भरसक प्रयास क्या करती हैं, फटाफट अपने राज्यों में, नए राज्यों में अपनी सरकारें बनाने लगती हैं, और केंद्रीय स्तर के मंत्री लोग, इवन प्रधानमंत्री जैसे बड़ी शख्सियत, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे लोग उन चुनावों में जाते हैं, जनसभाओं में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमको अपने राज्य में जिताइए जिससे कि हम बड़े परिवर्तन को कर सकें। उसके पीछे का जो मकसद होता है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी वो राज्यों में भी चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, नहीं तो वो संसद में विशेष बहुमत रखते हुए भी वो क्या करेंगे, आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस नाते कोई भी सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार आए या आंशिक बहुमत की सरकार आए, वो भरसक प्रयास करती है कि अगर अल्प मतलब बहुमत की सरकार ही है तो वो चाहती है कि राज्यों में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा रहे, जिससे कि अगर कि मजबूत केंद्रीय संसद कोई कानून बनाने जाएगी तो आधे से अधिक राज्यों वाला जो कानून है उसमें हम अड़ंगा डाल देंगे, उसको हम बनने नहीं देंगे। तो आप समझ रहे होंगे, इस पॉलिटिक्स को समझ रहे होंगे, जो हमारी संसद का जो विधान बनाया गया उसके बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें यही होता है कि यानी कि जो केंद्र में बहुमत की सरकार है तो उसको आधे से अधिक राज्यों में भी उसके समर्थन की सरकार होनी मस्ट है। अगर विपक्षी दल की सरकार है जो कि विपक्ष में आपके है तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, कोई भी आप परिवर्तन करने जाएंगे तो आधे से अधिक राज्यों में चूंकि उसका पूर्ण बहुमत है तो वो विरोध कर जाएगा, तो आप कोई कानून संसद से तो पारित करा लेंगे लेकिन आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन वाला काम नहीं करा पाएंगे। उस स्थिति में आप ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जब भी कोई सरकार बनती है, थोड़ा इस पर भी टेक्निकल आप ध्यान रखिएगा, तो उनका 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान होता है। पहला, देखिए जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो चाहता है, पहला काम ये करे कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम पार्लियामेंट में बना करके पहुंच जाएं, लोकसभा में। दूसरा उसका स्टेप ये होता है कि राज्यसभा के जितने मैक्सिमम मेंबर हो सकें उसमें उस राजनीतिक पार्टी के मेंबर राज्यसभा में भर जाएं, क्योंकि राज्यसभा के लिए आप जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, तो प्रत्येक 2 साल बाद होते, तो वो चाहते हैं कि हमारे सरकार को रहते रहते कि हमारा राज्यसभा में भी बहुमत हो जाए, जिससे हम कोई कानून अगर पारित करें तो आप जानते हैं कोई कानून पारित होने के लिए उसको इंडिविजुअल दोनों सदनों से पारित होना मस्ट होता है। तो कभी कभी अगर विपक्ष की जो सरकार होती है उसका राज्यसभा में बहुमत होता है तो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो पारित नहीं होने देते वो, ठीक है। तो उसमें भी वो दूसरा मतलब सरकार जब पूर्ण बहुमत की बन जाती है तो उसका पहला स्टेप होता है कि राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, ठीक है, यानी राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें उसके राजनीतिक पार्टी के लोग जीते या गठबंधन की जो सरकार है उनके लोग वहां पहुंचे। दूसरा स्टेप इनका क्या होता है कि राज्यों में जो चुनाव हो रहे होते हैं उसमें ये जीतने का भरसक प्रयास करते हैं, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार को आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी व्यवस्था उनको प्रोवाइड हो सके, मिल सके। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। तो ये तमाम सारे जो विषय हैं इन पर जो है संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और कानून बनाते भी हैं। साथ ही साथ जैसे अब और भी बातों पे हम चर्चा कर लें तो संघ की कार्यपालिका में भी कोई फेरबदल करना है जो भाग 5 के दायरे में आता है, अध्याय 4 में है भाग 5 के, तो उसके बारे में परिवर्तन करना है। तो इसमें भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत है। और राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी अगर परिवर्तन करना है बेटा तो अभी आपको यही चीज़ व्यवस्था करनी होगी। क्लियर। साथ ही संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों यानी कि में कोई परिवर्तन अगर करना है तो उसके लिए भी आपको यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। 7वीं अनुसूची मैंने अभी आपको बताया ही कि जो कि कोई सूची के विषयों को इधर उधर परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति अति आवश्यक है, विशेष बहुमत के साथ ही साथ अगर हम बात करें संविधान संशोधन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की जो विधि है
यानी कि 368 का जो विधि परिवर्तन करने का तरीका है, और परिवर्तन के तरीके देखिए जैसे मैंने बताया, साधारण बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति का जो परिवर्तन, इसमें अगर कोई मतलब इस विधा में कोई परिवर्तन करना है तो भी उसको यानी कि 368 को और मॉडिफाई उसको करना है, या 368 में जो जो विधाएं बनी हैं कि किस तरह से संविधान संशोधन होगा उसमें अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति यानी कि विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति अति आवश्यक है। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और इस चीज़ को एंजॉय किए होंगे। आज के बाद से आपको ये समस्याएं शायद उतना नहीं आपको परेशान करेंगी कि कैसे होता है संविधान संशोधन और क्यों लोग इच्छुक होते हैं, राजनीतिक पार्टियां क्यों इच्छुक होती हैं कि राज्यसभा में उसका बहुमत हो जाए, जीत जाए राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, और क्यों वो राज्यों में इलेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और ये कैसे क्यों इस तरह की प्रक्रियाओं का वो प्रयोग करते हैं। ये आपके राजनीतिक समझ, भारतीय संसद की समझ और भारतीय जो विधान व्यवस्था है उसकी समझ में आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उम्मीद है ये काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं महसूस होगी, और कंपटीशन में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप बहुत आसानी और सहजता से कर पाएंगे। आपको ये समझ में आ चुका होगा इन तथ्यों को देख करके कि कौन कौन से साधारण बहुमत से पूरे होने वाले हमारे कानून हैं, किन किन में सरकार साधारण बहुमत से कानून पारित कर दे रही है, और किन किन में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। इवन आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे या न्यूज़ में चैनलों पे आप देखेंगे संसद की कार्रवाई में, जहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की बात हो रही, किस तरह के मुद्दे पे संसद बात कर रही ना, आर्टिकल्स को जानने के बाद आप जान गए होंगे कि तो उसमें कौन से बहुमत की ज़रूरत होगी, तो आप तुरंत बता देंगे। अगर किसी नाम राज्य के नाम में परिवर्तन करने की बात है, सीमा में परिवर्तन की बात है, तो आप सीधे से आप चर्चा जब करेंगे तो आप बताने में सक्षम हो जाएंगे आज के बाद कि अरे यार तो साधारण बहुमत से है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो पारित करा ही लेगा वो। तो आप बहुत आसानी से इस पर चर्चा कर पाएंगे। अरे यार ये तो सीधी सी बात है, राज्यों के नाम में परिवर्तन है, पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी जी की, तो वो तो बदल ही देंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो लेकिन अगर कोई चीज़ है संविधान संशोधन में परिवर्तन करना है और आपको 7वीं अनुसूची में जो आपको परिवर्तन करना है, निःशंक सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय में परिवर्तन करना है, तब आप जान जाएंगे कि अरे तो आसान नहीं है, पार्लियामेंट में उनको तो रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े अथक प्रयास के बाद उनको हो पाएगा। उम्मीद है ये सबसे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे आपको प्री में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है, मेंस में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है आपसे इस वीडियो से। तो आप लोग इसको एंजॉय करिए, देखिए, इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई इससे संदर्भित आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके उस सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।